नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंज्यूमर इज किंग में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगर आप भी दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में कम लागत में अच्छी पढ़ाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं या अपने बच्चों को भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अगले आधे घंटे आपको हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि आज हम करा रहे हैं परदेश में पढ़ाई की पूरी प्लानिंग। भारतीय स्टूडेंट्स में विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाने का जो क्रेज़ है वो लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ आंकड़े अगर हम आपके सामने पेश करें तो 2023 में हमने देखा लगभग 7.5 लाख भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश गए, जो 2022 के मुकाबले अगर देखा जाए संख्या के लिहाज से तो 35% ज़्यादा है, बढ़ोतरी हुई है। करियर की तलाश में देश से लाखों की संख्या में छात्र यूएस, यूके, कनाडा जैसे बाहरी देशों में उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं। लेकिन वक्त और ज़रूरतों के साथ कुछ नए देशों को भारतीय छात्र तरजीह भी दे रहे हैं। ये वो नए देश हैं जहां किफ़ायती फीस में अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपको दिलाए जा रहे हैं। हालांकि बहुत से ऐसे छात्र भी हैं जो जानकारी के अभाव या आर्थिक कारणों से विदेश में पढ़ने की इच्छा पूरी अपनी नहीं कर पाते। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के शो में हम आपको उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो आपके विदेश में पढ़ने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट पैनल भी जुड़ गया है। एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ न सिर्फ आज आपके लिए कोर्सेज की बात होगी हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, बल्कि आपको आर्थिक प्लानिंग भी करवा के देंगे, लोन की भी खास प्लानिंग करवा के देंगे। फिरोज अजीज, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मेरे साथ हैं। डॉक्टर प्रतिभा जैन, फाउंडर रेडियो ब्रॉड कंसल्टिंग, और नितिन शर्मा, सीईओ पेमी। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और डॉक्टर प्रतिभा, आपके पास आऊंगी क्योंकि मेरे ख्याल से ये वो समय है जब छात्र बहुत ज़्यादा आपके पास आते होंगे और बहुत सारे सवाल होंगे उनके जहन में जिसका समाधान आप करके देती होंगी। क्लियरली जो छात्रों का विदेश जाना शुरू हुआ है या जिसमें इजाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेशनल कोर्सेज लेने के लिए, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो प्री कोविड लेवल तक आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मामलों में, कुछ केसेस या कुछ देशों में तो हम देख रहे हैं कि वो प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि विदेश में पढ़ाई करने का क्रेज पहले नहीं था। देखिए, मन में तो इच्छा हर माता पिता की होती है कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई जाए और अच्छी से अच्छी जगह उनको भेजा जाए। लेकिन मुझे अब ये समझना है कि भारतीयों की मंशा के मुकाबले जो विदेशी यूनिवर्सिटीज और देशों की जो मंशा है वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें नई एंट्री कौन कौन सी है कोर्सेज के लिहाज से और देशों के लिहाज से? क्योंकि यूके, यूएस, कनाडा तो हमेशा से नाम में थे। प्रतिभा जी, नए नाम जो जुड़े हैं वो बताइए, उसकी सूची कितनी लंबी हो रही है? उसकी सूची, जो नए नाम जुड़ रहे हैं वो अब पूरा प्लैनेट हो गया है। हाँ। क्योंकि बढ़िया। अब यूरोप में एक जो नई चीज देखने को आई कि उनके कोर्सेज अब इंग्लिश में पढ़ाए जाते। पहले लैंग्वेज वाज अ एक बैरियर था कि हम्म। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ पर मेरा इटालियन, जर्मन, फ्रेंच। अब हर कंट्री में इंग्लिश में सब टाइप के कोर्सेज दिए जाते हैं। जैसे मेडिकल है, पहले हंगरी, बेलारूस, इटली, हम लोग ये सोचते भी नहीं थे कि यहाँ पर भी मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छी है एंड बहुत किफ़ायती है। इसके अलावा अब बच्चे एक एक चीज चुन के जा रहे हैं। जैसे अब एनवायरनमेंट के ऊपर इतना बड़ा एक अलग प्रोफेशन खुला है, तो एम्स्टरडेम, नेदरलैंड्स, यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए बहुत जा रहे हैं। जापान एक नई चीज जुड़ी है जो पहले हम लोग सोचते थे लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। आज रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडेड इंजीनियरिंग, जो बहुत एक निश प्रोग्राम है, वो साउथ कोरिया, जापान, सडनली इस वक्त बच्चे ढूंढ ढूंढ के आते हैं एंड वो लोग स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, किफायती भी हैं, पढ़ने के लिए भी किफायती है, और एक स्पेशलाइज प्रोग्राम में एक्सपर्ट है। तो आज पूरा यूरोप, मतलब 20 कंट्रीज एंड मोर यूरोप में खुल गई हैं। हर एक चीज के लिए एक स्पेशलिटी है। स्विट्जरलैंड बच्चे जा रहे हैं, पहले खाली शेफ ट्रेनिंग के लिए, अभी हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो पहले खाली एक डिप्लोमेटिक प्रोफेशन हुआ करता था, आज बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस जैसी कंपनीज में इंटरनेशनल रिलेशंस मैनेजमेंट के लिए एक अलग एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है।
तो ये नई कोर्सेज भी हैं और नए विकल्प भी हैं और नई कंट्रीज भी हैं जो अब समझ गए कि इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन अगर वो केटर करते हैं तो पूरा हिंदुस्तान आज इंग्लिश इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड हमारे हर स्कूल में भी एक राइट अप टू यूनिवर्सिटी, तो चाहे वो अंडर ग्रेड के लिए जाएं चाहे वो पोस्ट ग्रेड के लिए जाएं, इस वक्त हर बजट के लिए है, हर पर्सन के लिए है। जो पहले एक इंजीनियर और एक खाली फाइनेंस और एक इंजीनियर मेडिकल और फाइनेंस वाले जाते थे, आज हॉस्पिटैलिटी, शेफ प्रोफेशनल्स, एनवायरमेंटल साइंस बहुत बड़ा एक एमर्जिंग फैक्टर है। जर्मनी लोग जा रहे हैं, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि अब वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी जो चेंज है वो इंडिया में अब अपॉर्चुनिटी है। अगर एरोनॉटिकल सीख के वापस आते हैं तो इंडिया में भी बहुत बड़ा एक पूरा एक इकोनॉमी ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो बिल्कुल। इसलिए अब बच्चों को डर भी नहीं लगता, वहां हम्म। जाएं पढ़ें, वहां पर अगर जॉब मिले बहुत अच्छा। बिल्कुल सही बट आपने कहा, आप क्योंकि हर पहले ये होता था, बिल्कुल आपने सही कहा, पहले ये होता था कि आपको क्योंकि विदेश में ज़्यादा मौके मिलते हैं तो लोग भले ही पढ़ाई करने जाए वहाँ पर बस भी जाते थे, लेकिन अब ये भी ट्रेंड है कि पढ़कर लोग वापस आ रहे हैं, भारत में काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रतिभा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज हैं जिसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, लेकिन उससे पहले फिरोज़, भारतीय टैलेंट को लेकर जो डिमांड हमने आती हुई देखी है, पहले भी डिमांड थी फिरोज, लेकिन वो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक तक ही थी, कुछ चुनिंदा सेक्टर्स तक ही सीमित थी। आईटी की बात होगी, शायद डॉक्टरों सर्जन्स की बात होगी जो विदेश में काफ़ी नामचीन हुआ करते थे, अभी भी हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अक्रॉस सेक्टर, जैसे प्रतिभा जी ने भी बताया कि बहुत सारे स्किल की डिमांड है। इतना ही नहीं, विदेशी कंपनियां भारत में आके भी अपने ऑफिसेस खोल रही हैं, अपनी शाखाएं खोल रही हैं, और भारत को एक जो ग्लोबल हब बनाने का आइडिया है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में जहां पर किसी का नामो निशान नहीं है, वो इस तरह से जब टैलेंट की डिमांड और स्किल की डिमांड हमें आती हुई दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसे आप कैसे समझते हैं? माता पिता जो ये शो देख रहे हैं उनको ये जो जानना होगा कि खर्च कितना लगता है बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई के लिए भेजने के लिए और क्या कोर्सेज करने चाहिए, मैं आऊंगी उस पर, लेकिन उससे पहले जो ये डिमांड हमें दिखाई दे रही है, ये वन ऑफ द डिमांड तो नहीं है, ये तो टिकाऊ दिखाई दे रही है फिलहाल। यस कविता जी, देखिए एजुकेशन सिस्टम इंडिया का जो सदियों पुराना है, उस टैलेंट की भी डिमांड है बाहर, हाँ। रही है। अब कंफ्यूजन ये है कि पेरेंट्स को लगता है कि बाहर पढ़ाएंगे तो इंडिया में भी वो काम कर पाएंगे। बट एक्चुअली अगर आप लास्ट 20-30 इयर्स को रिफ्लेक्ट करें तो आज जो ग्लोबल सीईओज हैं वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ के गए हैं और आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, स्पेशली इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक पेरेंट हूं मैं और मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अब्रॉड पढ़े, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर क्या ऐसा सर्वे मैं देख रहा हूं कि बाहर से पढ़ के आके इंडिया में काम करेगा तो ज्यादा बेहतर करेगा। ये हमारी लास्ट 7-8 साल की जो लर्निंग है, कैंपसेस से हम रिक्रूट करते हैं, आईआईएम से भी करते हैं, बेसिक कॉलेजेस से भी करते हैं, तो ये जो और फॉरेन जो पढ़ के आते हैं उनमें जो डिस्पैरिटी देख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज थ्रोइंग अप वेरी वेरी एनकरेजिंग रिजल्ट। सो पॉइंट वन, कविता जी, मेरे हिसाब से ग्लोबल सिचुएशन में इंडियन एजुकेशन की डिमांड जरूर बढ़ रही है और इंडियन पेरेंट्स में फॉरेन एजुकेशन की डिमांड अपने इंडियन बच्चों के लिए ज्यादा बढ़ रही है। तो ये डाइकोटमी जो मैं देख रहा हूं इज वेरी स्टार्क, पॉइंट वन। पॉइंट टू, आई थिंक फॉरेन एजुकेशन, अगर आप एक पेरेंट हैं तो नीश कोर्सेज के लिए, जैसे प्रतिभा जी ने कहा, बहुत नीश कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और वो जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है या फिर जैसे एआई रिलेटेड है, इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड इन द एजुकेशन सिस्टम। अगर आप पेरेंट हैं तो एक नीश के लिए अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, देन इट्स अ ग्रेट आइडिया। बेसिक एमबीए एजुकेशन के लिए भी लोग ट्रेंड में आके बाहर भेजते हैं। मैं देखता हूं कि अगर उनको इंडिया का अगले 10-20 साल, इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू डू वेल, अगर उनको इंडिया में काम करना है तो बेसिक कोर्सेज लाइक एमबीए एंड आल्सो इंजीनियरिंग इंडिया में करते हैं तो ज्यादा उनकी फिटमेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में
बेहतर होती है। ये मेरा तजुर्बा है आफ्टर हैविंग हायर्ड अ फ्यू हंड्रेड। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपने यहाँ हाईलाइट की है डॉक्टर प्रतिभा। आप इस पर शायद विस्तार से बात करना चाहें। नितिन से भी एक सवाल पूछना है, लेकिन नितिन का जो पहलू होगा वो फाइनेंसेस और लोन्स को लेकर होगा। उससे पहले जो फिरोज ने पॉइंट हाईलाइट की है कि नीश कोर्सेज के लिए, नीश पढ़ाई के लिए जो है वो बाहर जाना ज़्यादा सही है। जो आमतौर पे ट्रेंड था उसमें तो बरकरार लोग हैं ही अपने बच्चों को बाहर भेजने में, लेकिन जो नीश कोर्सेज हैं उसके लिए अगर आप जाएं तो आपके लिए फ़ायदा ज़्यादा होगा। क्या इस तरह का कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है प्रतिभा जी, जहां पर जो कोर्सेज भारत में नहीं है उन्हें पढ़ने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं? डेफिनेटली, जैसे एक कोर्स है ऑर्थोपेडिक रोबोटिक सर्जरी। अच्छा। अभी ये खाली एक जैसे जर्मनी में पढ़ा रहे हैं या जापान में पढ़ा, अभी ये एक निश कोर्स है। एनवायरमेंटल साइंस में अभी सोलर तो पहले था ही, अभी नाउ दे आर टॉकिंग डिटॉक्सिफिकेशन लैंड वाटर एंड एयर। अभी ये बहुत निश पोल्यूशन रिलेटेड है जो हमारी सब हर जगह चाहिए। अभी ये सस्टेनेबिलिटी पे जो नए कोर्सेज हैं, ये साइंस भी सिखा रहे हैं और उसकी एप्लीकेशन भी सिखा रहे हैं। तो अभी इंडिया में ये अभी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कहाँ पढ़ाएंगे, पर इसकी डिमांड बहुत है, इंडस्ट्री को भी चाहिए। तो ये जो निश कोर्सेज हैं, रोबोटिक इंजीनियरिंग, एआई रिलेटेड, एरोनॉटिकल, और अब जो नया जो हम देख रहे हैं इवन इन हॉस्पिटैलिटी विद न्यूट्रिशन। अभी जो पहले शेफ थे वो खाली कुकिंग हम सोचते थे, बट नाउ दे हैव एडेड न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स। अभी बहुत हाई लेवल ऑफ डाइटेटिक्स इज नाउ अभी हर हॉस्पिटल में भी चाहिए, हर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को चाहिए, फिटनेस को चाहिए, हेल्दी लिविंग को चाहिए, अभी मेंटल वेलबींग, अभी एक एंटायर साइकोलॉजी की एप्लीकेशन शुरू हो गई है, जो हमारे यहाँ अभी थोड़ा है बट इतना नहीं है जितनी डिमांड है। तो ये जो नए कोर्सेज हैं बहुत निश हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत टू द पॉइंट है, एंड आई थिंक कि उनकी डिमांड जॉब वाइज इंडिया में भी है और बाहर भी है। इसलिए बच्चों को थोड़ा सोचना चाहिए कि भी उनका क्या इंटरेस्ट है, और थोड़ा सर्च करके जाएं कि भी कहाँ पर हमारा, जैसे न्यूरो साइंस है, अब न्यूरो साइंस साइकोलॉजी में भी आता है, मेडिकल में भी आता है, बट उसका आजकल जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, पैनिक एंजाइटी अटैक बहुत बढ़ गए हैं बच्चों में। अभी उसका सोल्यूशन ये लोग बहुत अच्छे से सीखते भी हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करते हैं। पहले न्यूरो साइंस का अपने को मालूम ही नहीं था ये एक अलग से प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है, बट अब बहुत यूनिवर्सिटीज इसका बहुत यू नो टू द पॉइंट सिखा रही हैं, और ये स्किल हाई इन डिमांड है। तो साइकोलॉजी में है, न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स, रोबोटिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है कि खाली मैं सैटेलाइट और वो ही बना रहा हूँ, बट एरोस्पेस इज नाउ इवन, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, अब ड्रोन के ऊपर इतना ज़्यादा रिसर्च हो रहा है जो आदमी अब डेली यूज में हर इंडस्ट्री यूज कर रही है, सर्वेलेंस मैपिंग के लिए, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। अभी ड्रोन तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज विस्तार बहुत करेंगी वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ेगी और वैसे वैसे उसको लेकर लोगों में जागरूकता और उसकी पढ़ाई को लेकर डिमांड बढ़ेगी। लेकिन नितिन, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि हम अब विदेश में पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं। अगर मुझे आप अमूमन खर्चा बता सकें कि आजकल जो कोर्सेज शायद प्रतिभा जी ने भी हाईलाइट किए, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, उन्हें करने के लिए कितना खर्चा लगता होगा? डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, मैं जानती हूँ। अप्रॉक्सीमेट फिगर्स अगर आप बता पाएं। जी, यूजुअली जो खर्चा लगता है वो यूनिवर्सिटी, द काइंड ऑफ कोर्स, जो भी कोर्स वो करने जा रहे हैं उस पर मैटर करता है। बट जो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है इस तरीके के कोर्सेज के लिए जहाँ पे एप्लीकेंट्स यानी कि जो भी स्टूडेंट के माता या पिता या उनके केयर टेकर हैं या फिर स्टूडेंट से भी डायरेक्टली जो आती है, एवरेज 30 lakhs की आती है, जिसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है। उनका लिविंग कॉस्ट, उनका कॉलेज का फी, उनका लैपटॉप, लाइब्रेरी फी, और जो भी उनके मतलब नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं। तो टिपिकल जो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है वो 20 to 30 lakhs की आती है। हम्म हम्म
ऑलराइट, और अगर मैं एजुकेशन लोन की डिमांड की बात करूं तो अगर आप एक मुझे कोई कंपैरिजन बता सके प्री कोविड और पोस्ट कोविड, कितनी तब्दीली आई है, कितना इजाफा आया है, किस किस देशों के लिए ज़्यादा आया है, कुछ ऐसा डेटा होगा आपके पास? जी, हमारे पास तो जो यूजुअली आती है वो इंडिया से ही आती है, और जो हम्म। मतलब इस देश में पढ़ने जाने की बात है तो लार्जली यूरोप में ही हमारा मेजर वो रहता है कि यूरोप की यूनिवर्सिटी और यूएस की यूनिवर्सिटीज के लिए मैक्सिमम हमारे पास डिमांड आती है। बट जो जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कोविड के टाइम, तो एजुकेशन लोन एकदम ही मतलब बहुत ही ग्राउंड लेवल पे आ गया था, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं थी। बट अभी ये धीरे धीरे पिक कर रहा है, नॉट ओनली फॉर एजुकेशन लोन आउटसाइड इंडिया बट विद इन इंडिया ऑल्सो। कोविड के आने की वजह से कम हो गया था बट इट इज इंक्रीजिंग अगेन। बीच में यूक्रेन के लिए भी डिमांड आने लगा था, बट बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस यूक्रेन में जो चल रहे हैं उसकी वजह से वहां से कम आना शुरू हो गया है। हम्म। रशिया के लिए भी आ रहा था, वहां से भी कम हो गया है। हम्म। बट अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड से हमारे पास आ रहा है, और अफोर्डेबिलिटी का एक एज तो हम दे पा रहे हैं हम इन स्टूडेंट्स को, जो कि पहले नहीं कर पाते थे इस चीज को अफोर्ड। विद द हेल्प ऑफ बैंक्स एंड फिनटेक्स, हमारी तरह जो फिनटेक्स आ रही हैं उसके बहुत सारे फायदे हैं, और उसकी वजह से ये लोग पढ़ने जा पा रहे हैं बाहर, हमको बिल्कुल। ऐसा लगता है। प्रतिभा जी, एवरेज कॉस्ट बताएंगी जिन कोर्सेज की आपने बात की है, किस किस बिना पर क्या क्या कॉस्टिंग होती है? यूरोप में ज्यादातर 15 लाख ट्यूशन फी होती है साल की। हम्म। अमेरिका का मेन ट्यूशन फी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 30 लाख के करीब, 25-30 लाख का होता है। ऑस्ट्रेलिया भी 25-30 लाख के बीच में बैठता है खाली ट्यूशन फी। तो हम्म। हम लोग बोलते हैं ट्यूशन फी से प्लस, जैसे यूरोप में इस वक्त लिविंग एक्सपेंसिव है, तो अगर हम्म। 12-13 लाख आपका ट्यूशन फी है तो आपको 12 लाख कम से कम रहने खाने के लिए बजट करना ही चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम पार्ट टाइम वर्क से कमा लेंगे। हम्म। बट ये कोर्सेज इतने ज्यादा डिमांडिंग होते हैं कि बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता। और फिर राइट। ये अनफेयर हो जाता है कि अगर बच्चे को लगता है अरे मेरा कल का खाना कहाँ से आएगा, मैं रेंट कहाँ से दूंगा। तो अगर वो अलाउ भी करते तो मेरे हिसाब से उतना बजट होना चाहिए कि बिना टेंशन के बच्चे अपना फोकस कर सकें कि हम पढ़ने आए हैं तो पढ़ के जाएं। हम्म। तो आई थिंक नितिन जी इज राइट, 25-30 लाख साल का लगेगा। हम्म। आप कहीं भी दुनिया में जाएंगे आउटसाइड इंडिया, हम्म। ट्यूशन, रूम, लिविंग, फूड सब मिला के। तो प्रतिभा जी, क्या ये कहना सही होगा कि अगर आप वाकई कोई अनोखी पढ़ाई करना चाहते हैं तभी आप विदेश का रुख करें? 25-30 लाख रुपए देखिए कम तो होते नहीं है, ठीक है। और फिरोज इस बात को बाद में समझाएंगे बेहतर तरीके से कि अगर आपने प्लानिंग टाइम पर की तो कितना फायदे में रहेंगे, नहीं की तो आपको कितना लोन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो क्या ये कहना सही है कि आप जिन इनोवेटिव कोर्सेज की बात कर रही हैं, जो चुनिंदा कोर्सेज आपने कहा कि डिमांड में है, उन्हीं के लिए आप जाएं, वरना अच्छे से अच्छी पढ़ाई आपको फिलहाल भारत में भी मुहैया है? और क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया का पूरा केंद्र भारत बना हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका भविष्य उज्जवल नहीं है अगर आपने पढ़ाई कर ली भारत में तो। आई थिंक ये दोनों चीजें, दोनों विकल्प बच्चों को सोचने चाहिए, क्योंकि ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। हम्म। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स फाइनेंस के लिए भी जाते हैं, जब वो वापस आते हैं हम्म। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उनकी जो थिंकिंग है वो हम्म। डेफिनेटली बहुत बड़ी हो जाती है। चलिए। हम थोड़ा बिल्कुल। सा, इसलिए जरूरी नहीं कि मेरे को स्पेशलाइज्ड, कोई भी ठीक है। पढ़ के आता है वो इंडिया में भी बहुत वैल्यू ऐड करता है। चलिए, तो यहाँ पर एक्सपोजर का और वैल्यू एडिशन का बहुत बड़ा फायदा। लेकिन फिरोज, अब दारोमदार आपके ऊपर है। 25 से 30 लाख रुपए एवरेज खर्चा बताया है। आप बेसिक से बेसिक कोर्स भी करना चाहें या कोई स्पेशलाइज कोर्स करना चाहें, ठीक है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो अगर आप कोई स्पेशलाइज कोर्स करना चाहते हैं, और कितनी अवधि का है वो भी निर्भर करता है। तो अब किस तरह से जो है फाइनेंशियल गुत्थी इसकी सॉल्व की जाए? अक्सर हम कहते हैं कि माता पिता के लिए सबसे बड़ा जिंदगी का लक्ष्य बच्चों की पढ़ाई लिखाई ही होती है। लेकिन मान लीजिए पढ़ाई लिखाई का पैसा जोड़ते जोड़ते अगर बच्चे ने बीच में कह दिया कि अब मुझे विदेश में जाना है, तो पैसे कहीं कम ना पड़ जाएं, जो बाकी लक्ष्यों के लिए निवेश कर रखा है उसमें से पैसे निकालें। क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो आपको ध्यान में रखने होंगे? क्योंकि हम तो यूरोप की बात कर रहे हैं, यूएस की बात कर रहे हैं, बाकी तमाम जगहों की बात कर रहे हैं, नई नई जगहों की बात कर रहे हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर बढ़कर आगे बढ़कर स्कॉलरशिप दी जा रही है भारतीय बच्चों को। तो सब जगह की इकोनॉमीज अलग अलग हैं, सब जगह आपका रहन सहन खर्चा जो है वो डिफर हो जाएगा, करेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कैसे इसको निवेश में ध्यान में रखें?
यस कविता जी, ऑफ कोर्स बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। जैसे आपने कहा बच्चे ने कह दिया कि मुझे बाहर पढ़ना है। आई थिंक ये जो है ना, बच्चे ने कह दिया, क्योंकि वो चार दोस्त उसके जाएंगे तो वो कहेगा मुझे भी जाना है। सो यू हैव हाँ। टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्यों जाना है। हम्म। आई थिंक मैंने भी बहुत सारे पेरेंट्स से भी बात की, क्यों जाना है उसका आंसर हम्म। ट्रेंड में छुपा हुआ है। और बाकी हम्म। पेरेंट्स स्कूल के भेज रहे हैं तो बच्चा भी कह रहा है और पेरेंट्स से बात करें। सो पॉइंट वन, बी वेरी क्लियर बाहर क्यों जा रहे हैं और क्या स्किल हम्म। सेट एक्वायर करेंगे जो इंडिया में नहीं मिल सकते। सेकेंड पॉइंट, और एजुकेशन लोन एक बहुत अच्छा, एजुकेशन लोन इज ऑलवेज अ ग्रेट लोन टू टेक। आपको टैक्स ब्रेक्स मिलती हैं, पॉइंट वन। पॉइंट टू, बच्चे को पार्ट टाइम पढ़वाने से बेहतर यह है कि एक लोन का अगर एक प्रेशर रहता है ना, वो बहुत सटल प्रेशर है। हम्म। अगर पेरेंट्स हाँ। अफोर्ड भी कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से एक लोन लेना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की कोशेंट को बढ़ाता है स्टूडेंट में, और आज की प्रेशर नहीं डालता है। पार्ट टाइम पढ़वाने से तो बेहतर है। इवन इफ यू आर एन HNI पेरेंट, अल्ट्रा HNI पेरेंट, आप मेरे क्लाइंट है जिनके 60-70 करोड़ है, मैं उनके बच्चों को भी यही प्रमोट करता हूं कि भाई आप लोन लें। तो बच्चे को एक सटल प्रेशर रहता है, आज का नहीं फ्यूचर में मुझे चुकाना है। तो उससे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक वल्नरेबल माइंड खुली खुले दूसरे देश में जाता है, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सो दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, अगर आपको ग्लोबल पढ़ाई करनी है और 15-20-30% भी अगर आपको लोन नहीं डाउन पेमेंट करना है या आपको मार्जिन मनी देनी है, तो आपको इंटरनेशनल फंड्स को चूज कर सकते हैं। इक्विटी का जरिया जरूर यूज करना पड़ेगा अगर आप 5-10 साल पहले से प्लान करते हैं। आज के समय में अगर आप बाहर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, स्कूलिंग भी IB स्कूल्स में हो रही है, तो उसकी भी पढ़ाई खर्चा कोई कम नहीं है। देखिए, आपको डिफरेंशियल खर्चा देखना है। अगर IB स्कूल्स की आज एवरेज प्राइस है 5-7 lakhs पर एनम विदाउट बोर्डिंग एंड लॉजिंग, तो हम डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट वन, अगर आपने उस राह पकड़ी है तो आपका स्कूलिंग का भी खर्चा ज्यादा है, हायर एजुकेशन का भी खर्चा ज्यादा है। तो इक्विटी के सहारे के बगैर ये इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन की जो महंगाई बढ़ रही है, वो 5-7% CPI के हिसाब से नहीं बढ़ रही है। वो RBI 5-7% की आपको CPI दिखाते हैं, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें कराने और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़त की बात होती है। तो एजुकेशन इन्फ्लेशन हमारे हिसाब से डबल डिजिट में है, तो एजुकेशन इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करना पड़ेगा। लोन्स को डेफिनेटली कंज्यूम करना पड़ेगा। इक्विटी एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। प्री प्लान करके अगर आप डेट में डालेंगे तो प्री प्लान की महत्वपूर्णता कम है। अगर आप 10 साल पहले प्लान करके इक्विटी का सहारा लेंगे तो आपके पास 4 गुना ज्यादा एसेट्स होंगे 10-15 साल बाद। सो इट्स नॉट जस्ट द टाइम यू टेक फॉर प्लानिंग, वो प्लानिंग के साथ आप कौन सा माध्यम यूज करते हैं। अगर इक्विटी नहीं यूज किया और आपने 20 साल पहले भी प्लान किया तो भी शॉर्ट होंगे। अगर हाँ। आपने इक्विटी यूज किया तो 10 साल में प्लानिंग आपकी हो सकती लेकिन फिरोज, एक जो चीज़ जहाँ पर बहुत सारे लोग शायद फंस जाते होंगे वो ये है, क्योंकि अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास लंबा समय है और जब गोल नज़दीक आने वाला है, बाजार देखिए उतार चढ़ाव से भरा तो होता ही है, उसकी फितरत होती है। तो ऐसे में पैसे निकाल कर कहीं और निवेश करने की भी कोई रणनीति होती होगी, क्योंकि ये वो ऐसा लक्ष्य है जहाँ पर आप घाटा अफोर्ड नहीं कर सकते, देखिए, है ना। तो समझदारी से कैसे आप जो है अपने मुनाफे को साइड में कर दें, उसको बांध लें। बिल्कुल सही फरमाया कविता जी। देखिए, आपने सही कहा ना, क्योंकि आप दूसरे एक्सपेंसेस, कार खरीदनी थी 1 साल बाद खरीद लेंगे, कौन सा बड़ा बड़ा घर खरीदना था उसको आप डिले कर सकते हैं, एजुकेशन तो हाँ। डिले नहीं कर सकते। हाँ। सो आपके पास एक हार्ड स्टॉप होता है। तो पहला एक थंब रूल है कि 5 साल के ऊपर है तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इक्विटी 5 साल के ऊपर डेट से ज्यादा रिटर्न देती है विद 96-97% प्रोबेबिलिटी, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। अगर आपका गोल उससे करीब आने लग गया है तो आपको इस पॉइंट पे, कविता जी आपके पॉइंट पे हर दर्शक को जरूर सोचना चाहिए। अगर 3 साल से कम होता है तो इमीडिएटली आपको ग्रेजुअली रिड्यूस करना है आपका इक्विटी एक्सपोजर। 3 इयर्स बाकी हैं तो आप 50 इक्विटी से ज्यादा नहीं रख सकते। 2 इयर्स बाकी हैं तो 25% इक्विटी, और एक साल बाकी है आपके एक्सपेंस के लिए तो 0 इक्विटी। अगर ये 50, 25 एंड 0 फॉर 3, 2 एंड 1 रेस्पेक्टिवली, ये एक अच्छा थंब रूल होगा टू मैनेज रिस्क एज यू गेट क्लोजर टू योर गोल्स। चलिए, मेरे पास समय तो बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लेकिन जाते जाते 30 सेकंड का एक जवाब प्रतिभा जी से मैं चाहूंगी। बच्चे तैयारी कैसे करें, जिस भी तरह की पढ़ाई के लिए आप बाहर जाना जा रहे हो, आपको अपनी तरफ से किस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए? थोड़ा सा जो हमारा एक
जो फिरोज जी ने बोला, आई थिंक कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम से भी बाहर जा सकते हैं। आई जरूरी नहीं है, पर IB क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो रिसर्च सिखाता है। अब अगर हर टॉपिक पे थोड़ा सा अगर बच्चे उस पर थोड़ा पढ़ें और अपने आप से पढ़ें और उसका थोड़ा रिसर्च करें, तो वो यूनिवर्सिटी में भी उसी तरीके की पढ़ाई में फिट इन हो जाते हैं। जो बहुत ये ट्यूशन कल्चर है जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बच्चे अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सीखते, तब वो वहाँ पर जाके फंस जाते हैं कि कोई वहाँ पर विकल्प नहीं है कि मुझे ये समझ नहीं आया, कौन आके सिखाएगा। तो थोड़ा रिसर्च, थोड़ा इंडिपेंडेंस, कि भी कोई मुझे मुश्किल लग रहा है, हर बच्चा कुछ ना कुछ मुश्किल ही फेस करेगा ही, पर यहाँ पर हम बहुत जल्दी उसका सोल्यूशन बच्चे को दे देते हैं। अरे मेरा बच्चा परेशान नहीं होने दो परेशान, उसको अपने आप थोड़ा हिम्मत करने दो, उसका सोल्यूशन ढूंढने दो। तो वही जो क्वालिटी है वहां जाके आपको सर्वाइवल और सक्सेस पे ले जाती है, क्योंकि वहां पर कोई आपकी हेल्प नहीं करता एकेडमिकली। चलिए, तो बिल्कुल मेरे पास समय समाप्त हो चुका है, लेकिन चर्चा के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन फिलहाल इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। बस यही कहना चाहेंगे जाते जाते कि बच्चों में क्लैरिटी हो कि उनको क्या करना है, किस तरह की पढ़ाई करनी, ताकि माता पिता जो है उसके मुताबिक तय कोर्स और तय पढ़ाई की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक अपनी आर्थिक रणनीति तय कर सकते हैं। और हाँ, मनोबल के लिहाज से देखा जाए और सही मानसिकता के लिहाज से देखा जाए, टीचर्स हों, माता पिता हों, बच्चों को अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो आपको मेंटली भी उनको तैयार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। नमस्कार। थैंक यू।